दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और मैं इस वीडियो में डिटेल बातचीत करूंगा आयोग से जो वैकेंसी आई है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, जो कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी समीक्षा अधिकारी की अब तक के इतिहास में रिकॉर्ड है। और दोस्तों इसको फॉर्म कैसे भरें, किस प्रकार से क्या क्या समस्या आएगी, ओटीआर कब कितने देर पहले भरना है, उसके बाद फॉर्म आप फिलअप करें, इन सभी पर डिटेल बातचीत करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि दोस्तों कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, जनरल, ओबीसी, एससी और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं वो कौन कौन से लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, क्या वेतनमान होता है, आप जो है सिलेबस क्या होगा, इन सभी पर डिटेल जो भी नोटिफिकेशन में आया है उस पर हम लोग डिटेल यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान क्या रखेंगे कि आपको पहले तो डिटेल नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है। डिटेल नोटिफिकेशन क्या है और क्या कह रहा है इस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। इस पे एक एक बातें जो है मैं आपको समझाता रहूँगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, जिसके माध्यम से आपको मैं डिटेल समझा भी सकूं कि क्या आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं डिटेल नोटिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर पहले तो कुछ चीज़ें हैं जो आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हम एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ यहाँ पर हाईलाइट भी किया गया है, आयोग ने खुद हाईलाइट किया है, इसलिए क्योंकि इसकी महत्ता जो है आपको बतानी है, ठीक है ना। तो हम एक एक करके जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो आपको बता रहे हैं। पहला तो ये है कि आप जो है यहाँ पर कुछ डेट्स हैं, याद रखिए। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो आप याद रखेंगे, वो कब है, वो आज से शुरू हो रही है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था परसों की ही क्लास में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 9/11 यानी कि 9 अक्टूबर अभी चल रहा है, सितंबर तक आपको ये भरना है। कोशिश करिए कि आप 1 वीक के अंदर ही फॉर्म भर लें। अब जो लोग ओटीआर नहीं भरे हैं वो लोग कैसे भरेंगे और कब फॉर्म भरेंगे? शुल्क बैंक में जमा करने का, यानी कि ऑनलाइन आप तुरंत पे कर सकते हैं। कुछ लोग चालान करते हैं, हालांकि अब चालान वालान मत करिए, सीधे सीधे आप फॉर्म भरिए। अब यहाँ पर पहला जो चरण है वही आपके लिए बहुत जरूरी है, उसे तुरंत जो है आप क्या करें, फॉलो करें। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण यानी कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य। अब ओटीआर नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता, तो सब लोग गांठ बांध लें कि बिना ओटीआर के फॉर्म कोई भरेगा नहीं। भरेगा तो उसका नुकसान होगा, एक तो फॉर्म फिल भी नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट इस पे जाकर के ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें। यानी कि आज आपने भरा ओटीआर, आज है 9 अक्टूबर, ठीक है ना। 9 अक्टूबर पर आपने फॉर्म ओटीआर भर दिया, आज मान लीजिए आपने भर दिया, तो इसके 72 घंटे यानी कि 3 दिन बाद, यानी कि 10, 11 और 12 को आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लीजिए 9/11 को आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना, 9 सितंबर को, तो आप अगर ओटीआर नहीं भरे हैं तो नहीं भर पाएंगे। मतलब वो लास्ट डेट है, जो कुछ लोग लास्ट डेट पर भी भरते हैं। तो मैं उनको बता रहा हूं कि अगर आपने 6 को ओटीआर नहीं भरा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो पहला काम आप करिए, ओटीआर भरिए। ओटीआर भरना बहुत आसान काम है, आप लोग कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना। ओटीआर भरने को लेकर के अपनी सारी डिटेल डालनी है, जो डिटेल डालिए एक्यूरेट डालिए। मैं अभी बताऊंगा, एक्यूरेट डिटेल को लेकर के बहुत समस्याएं आ रही हैं, आपको डीबार भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को मुख्य परीक्षा में जो गलत इंफॉर्मेशन कोई भी मत दीजिए, खास करके जो लोग कैटेगरी वाले हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका परमानेंट एड्रेस है और वो ओरिजिनल है, वहीं से अगर आपका सर्टिफिकेट इशू होगा तभी जाकर के मान्य किया जाएगा, नहीं तो वो बाद में कैंसिल कर लिया जाएगा। आयोग ने आप कम से कम 25-26 लोगों की जो अर्हता है वो कैंसिल कर दी मुख्य परीक्षा में, जे वाले एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब वो लोग पता नहीं वो एग्जाम दे पाए नहीं दे पाए, लेकिन मेरे ख्याल से एग्जाम नहीं दे पाएंगे आप, ठीक है ना। गलत इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं देगा, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डिग्री है आपकी, सही इंफॉर्मेशन दीजिए, तभी आप, खास करके एआरओ वाले तो बिल्कुल भी, आरओ एआरओ कोई भी नहीं, तो आपकी पाई हुई नौकरी चली जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें कुछ हाईलाइट करके पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों। आवेदनोपरांत अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड ओटीआर बेस्ड में मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक कर आवेदित पद
कि अनिवार्य अधिमानी अर्हता केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं आप, ठीक है ना। एक बार जो भर दिया वो फाइनल है, अगर वो गलत पाया गया तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपकी अर्हता निरसित कर दी जाएगी। फॉर्म भरना बिल्कुल आसान है। ओटीआर भरने के बाद आप जो है अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पर पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे और इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस मामले में आयोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। पहले ओटीआर अच्छे से भरिए, कोई समस्या आती हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। किसी भी स्तर पर परीक्षारोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई भी सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, जैसे आप मैरिड हैं अनमैरिड लिख दिया, अनमैरिड हैं मैरिड लिख दिया, ये सब गलती छोटी छोटी होती है जो साइबर कैफे में जाकर के आप लोग करते हैं, वो गलती मत कराइएगा। आरओ के लिए अगर वैलिड हैं एआरओ के लिए तभी आप एआरओ पे टिक करिएगा, नहीं तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको डीबार कर दिया जा सकता है। बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि एआरओ लोगों की जो मेरिट है वो कम जाती है। बहुत सारे लोग प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, आरओ एआरओ दोनों टिक कर लेते हैं। यह हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत सीटें बर्बाद होती थी, इसलिए सरकार ने वो जो है ओटीआर का फॉर्म भरवाया है, ठीक है ना, जिसमें पहले से ही क्लियर हो। तो दोस्तों यहां पर ध्यान क्या रखना है, अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जा रहा है कि ये जो है किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों में ओटीआर, फाइनल सबमिशन, फीस भुगतान, अर्हता से संबंधित संशोधन त्रुटि की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु सुरक्षित रख लें, ठीक है ना। अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा के प्रथम चरण के स्तर पर वे अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधित हार्ड कॉपी को प्रेषित न करें, ठीक है ना। वो द्वितीय चरण जब आपसे मेंस का फॉर्म भराया जाएगा तब वो करना होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर्म भरना आसान है, आप ओटीआर भर लेंगे तो केवल 1 क्लिक पे कुछ इंफॉर्मेशन डाल के आप फॉर्म भर सकते हैं। नेट बैंकिंग कार्ड से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं आएगी। दूसरी जो प्रमुख समस्या है आपकी फीस का है। फीस का देख लेते हैं। अनारक्षित वर्ग जो है 100 रुपये है, 125 लगता है आपको जो भी पीसीएस के एग्जाम आप भरते होंगे। एससी के लिए ये 65 रुपये लगता है, 40 रुपये है, 25 रुपये ऑनलाइन शुल्क है। दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये, स्वतंत्रता संग्रामी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जो है, महिला कुशल खिलाड़ी आदि जो है वो अलग अलग सबको है। सबकी मान लीजिए मैक्सिमम 125 रुपये फीस है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया दावा सत्य नहीं पाने जाने पर अभ्यर्थी आयोग के समस्त चयनों परीक्षाओं को डीबार करने की, क्या बार बार ये लिख रहा है, क्यों लिख रहा है कि आप गलत इंफॉर्मेशन न दें। पूर्ण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अति आवश्यक है। अभ्यर्थी जिसका प्रिंट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। तो पेमेंट कर लीजिए और उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है एक्यूरेट भर दीजिए। कोई भी गलती नहीं करेंगे आप। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, गलतियों का खामियाजा जो है आपको बाद में भुगतना पड़ता है। सीटों की संख्या को लेकर के जो वादे हो रहे थे वो उससे कहीं आगे निकल गए, ठीक है ना। सीटों की जो संख्या मैं बार बार आपको बता रहा था कि इसमें आप देख रहे हैं ना, समीक्षा अधिकारी 322 सीटें हैं, सचिवालय में इतनी सीटें समझ लीजिए 650 सीटें खाली थी दोस्तों। और ये पहली बार रिकॉर्ड है कि सारी सीटें एक ही साल में भेज दी आयोग ने, ठीक है ना। आयोग को बहुत सख्त जरूरत है। 650 में 325 जो है वो किससे भरी जाएंगी दोस्तों, प्रमोशन से भरी जाएंगी। ये सीटें वैकेंसी के लिए नहीं आती हैं। बाकी ये सीटें जो है आपको मतलब सारी की सारी 2-3 सीटें हैं जो जिसमें कुछ विवाद होगा वो नहीं भेजिए। अब इसमें सीटें बढ़ने की संभावना सचिवालय से कम है। अभी भी समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश आयोग या राजस्व परिषद या कोई भी आपको जो ये 3 समीक्षा अधिकारी के पद होते हैं इनमें से 8-10 सीटें अभी भी बढ़ सकती हैं। आयोग की सीटें कुछ बढ़ सकती हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि आयोग की सीटें बढ़ सकती हैं। ये 350 सीट हो सकती है, लेकिन ये सीटें बहुत है, मोर देन सफिशियंट है आप आरओ के लिए। उत्तर प्रदेश जो सचिवालय, राजस्व परिषद, लोक सेवा आयोग में जो लिखा होता है इन सभी की सीटें कुल मिलाकर के एआरओ वालों के लिए थोड़ा सा इस बार देखिए 2007 में जो 700 के आसपास वैकेंसी थी ना 2017 में, उसमें एआरओ की सीट बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। 400 के आसपास 500 के आसपास जो है 500 से प्लस जो है एआरओ की सीटें थी। तो वो आप जो है देखे थे, इस बार आरओ की सीटें ज्यादा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये संख्या घट बढ़ सकती है, 2-4 सीटें बढ़ती ही हैं, घटती नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर है ना। अब इसके लिए अर्हता क्या क्या होनी चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए। समीक्षा अधिकारी के लिए स्वीकार जो आप समझ रहे हैं ना, केवल आपको क्या करना होता है, ग्रेजुएशन प्राप्त करना होता है, किसी भी स्नातक उपाधि। समीक्षा अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक
अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। यानी कि पद आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि से पहले, यानी कि 9 सितंबर से पहले, नवंबर से पहले आपके पास अगर मार्कशीट आ गई, आपका रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आ गया फाइनल, तो आप जो है जो अपीयरिंग वाले हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ये जो लोग पिछले साल का रिजल्ट आ ही गया है इसमें कोई समस्या नहीं है। इस साल वाले जो अंतिम वाले हैं वो नहीं भर सकते क्योंकि उनका अगले साल रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये साल के जो रिजल्ट आ चुके हैं जुलाई तक, जून जुलाई तक रिजल्ट ज्यादातर आ जाते हैं, तो वो लोग सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं अगर उनकी एज जो है 21 साल पूरी होगी। अब एज पर लेकर के बात करेंगे। कई लोगों ने मैसेज किया था मेरे ग्रुप इसमें यूट्यूब चैनल के लिंक में कि एक लोगों ने मैसेज किया था मेरी जो एज है 1 जुलाई 1978 है, ओबीसी है ना, ओबीसी। तो मैं आपको बता दूं कि आपका नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन 2 जुलाई से आपका काउंट हो रहा है 1978, ठीक है ना। यानी कि आप एक दिन से बाहर हैं परीक्षा। अगर एक दिन बाद पैदा हुए होते आप तो आप परीक्षा में आ जाते, लेकिन आप एक दिन से परीक्षा में बाहर हो गए, ठीक है ना। तो आपका अब कोई मतलब ये कोई भी सुनवाई नहीं है, आप अब्सेंट रहेंगे, मतलब परीक्षा नहीं दे सकते। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय राजस्व परिषद आदि में जो है विधि द्वारा स्थापित आपके पास ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री होनी चाहिए। DOEACC सोसाइटी यानी कि डोएक बोलते हैं जिसको, द्वारा ओ लेवल प्रमाण पत्र, इसके समकक्ष अर्हता। अब समकक्ष अर्हता के लिए आयोग ने बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अगर मुझे कोई एग्जैक्ट जानकारी कल तक मिलती है तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। बहुत सारे लोगों को ओ लेवल को लेकर के समस्या होगी, ठीक है ना। तो ओ लेवल और प्लस समकक्ष को लेकर के समस्या होगी। समकक्षता पर जितने भी हमको जानकारी मिलती है मैं कल आपको बता दूंगा। हिंदी टंकण यानी कि टाइपिंग जो है न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट। अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। आप उसको भी मान के चलिए 30 आपको 35 होनी चाहिए। तो ये सभी जो है डिग्री के बारे में बात हो गई, क्लियर है ना। अब जो है एक और देखिए यहाँ पर येलो में हाईलाइट किया है आयोग ने बहुत इस बार सावधानी बरती है कि परीक्षा लेट ना हो, ठीक है ना। OTR उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई भी परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात डैशबोर्ड पर सिंक करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, डैशबोर्ड पर जाके चेंज कर देंगे, सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तो वो चेंज नहीं माना जाएगा। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ये गलतियां करेंगे, ठीक है। अब जो है आपका जो प्रमाण पत्र में आयु जो मान्य होती है वो कब मान्य होती है इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। वो आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है ना, उसमें जो डेट लिखी होती है मार्कशीट और उसके बाद जो सनद मिलती है उस पर, उसमें जो डेट होती है वही डेट मुख्य होती है। अभ्यर्थियों के लिए अर्हता में कुछ और चीजें हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए भी सेम वही है, ठीक है ना। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए आपको क्या होगा, वाणिज्य में स्नातक होना होगा, ठीक है ना। आपको कॉमर्स ग्रेजुएट होना होगा। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि सभी के लिए जो लेखा में होते हैं, अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए अगर उनके पास ये अधिमान दिया जाएगा, अगर NCC सर्टिफिकेट है, प्रादेशिक सेना में 2 साल अगर उन्होंने क्या किया है, जैसे पुलिस आदि में वो उन्होंने जॉब की है तो उसके लिए, ठीक है ना। अब जो है हम देखेंगे डेट ऑफ बर्थ को लेकर के क्या क्या चीजें यहाँ पर। अधिकतम आयु सीमा में छूट। अब आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2023 यानी कि 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष का हो जाना है। इसमें 2 डेट आपको याद रखना है। जो लोग 1 जुलाई 2002 के बाद पैदा हुए हैं, 2 जुलाई 2002 से लेकर के उसके बाद जो भी है, उन लोगों का फॉर्म वो छोटे हो जाएंगे, वो 21 वर्ष नहीं पूरे होंगे, वो आपका यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और 2 जुलाई 1983 ये जनरल के लिए, ठीक है ना, जनरल के लिए। छोटे में तो सबके लिए है, ये अपर लिमिट जो है वो जनरल के लिए है, ये 83। अब इसमें 3 साल ओबीसी जोड़ लीजिए आप, मतलब घटा लीजिए, 83 है तो 83 में 5 साल है ओबीसी के लिए, और एससी के लिए तो मेरे ख्याल से अनलिमिटेड है, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे कि दिव्यांगजन हेतु
ये आयु सीमा जो है 55 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी को जन्म जो है 2 जुलाई 1968 से पूर्व नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नौकरी करेंगे और 5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। 55 साल में इससे कोई भरेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जात, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों, कुशल खिलाड़ियों आज सभी के लिए 5 वर्ष की छूट है, ठीक है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों सभी के लिए 5 साल की छूट है, ठीक है ना। तो अगर ये 1978 हो जा रहा है, 2 जुलाई 1978 यहाँ पर देख लीजिए, ये इससे पूर्व जन्म नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई को जो जिन्होंने किया था, ठीक है ना। जो लोग उत्तर प्रदेश समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 15 वर्ष अधिक होगी, जो ऊपर बताया गया है। साथ ही अगर आप जॉब में हैं तो आपको भी छूट मिलती है 5 साल की, अगर जनरल में है या ओबीसी में है, कहीं पर, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया आपका टोटल एज से रिलेटेड, ठीक है ना। और तो कोई बहुत महत्वपूर्ण इसमें सूचना नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि पदों की संख्या होगी जो कि सबसे महत्वपूर्ण थी आपके लिए, और सारी चीज़ें सर्टिफिकेट वगैरह आप जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपका परमानेंट एड्रेस है वहीं से बनवाइएगा। उसके फॉर्मेट सारे दिए हुए हैं, इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जो है सेंटर को लेकर के समस्या जो आती है, अब बहुत लोग पूछ रहे थे हमारे एक ग्रुप में कि जो परमानेंट एड्रेस हम डालेंगे उसी पर आएगा क्या एड्रेस को लेकर के? बिल्कुल आएगा। जो परमानेंट एड्रेस है वही आप जो है क्या कर दीजिए, कम्युनिकेशन का भी कर दीजिए। अगर कम्युनिकेशन का अलग है तो भी आपको परमानेंट एड्रेस पे, जैसा कि इस बार इन्होंने किया। अब ये परमानेंट एड्रेस पर भेजने का एक और इनका मकसद है। दूसरा ये है कि पहला तो ये है कि परमानेंट एड्रेस पे वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट कहाँ से बना हुआ है। दूसरा ये है कि परमानेंट एड्रेस पर ही ये अब भेजेंगे, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, सभी जिलों में प्रॉपर जो है लोग जा सकें, ठीक है ना। अभी क्या होता है कि प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में जो अच्छे शहर हैं, खासकर आगरा में, इन सब में ज़्यादा संख्या हो जाती है, जिससे कि समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो इन 40 जिलों में कुल सेंटर हैं। जो भी आपका नज़दीकी जिला होगा, अगर कोई जिला आपका नाम नहीं है, जैसे मान लीजिए बहराइच का नाम नहीं है, ठीक है ना, बहराइच नहीं दिख रहा ना, अब वो बहराइच वाला जो है आपको गोंडा में या कोई आसपास के जिले में आपको भेज सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मऊ का नाम इसमें नहीं है तो आजमगढ़ वाले जो है, ज़्यादातर मऊ वाले आजमगढ़ या बलिया या जो भी नज़दीकी जिले हैं उनके, खास करके आजमगढ़ और बलिया में ही इनको भेज दिया जाता है, ठीक है ना। कुछ लोगों को गोरखपुर, जो भी नज़दीक पड़ जाए वो उसमें आपको भेजा जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखें कि ये आपके 40 फुल सेंटर हैं। और साथ ही दोस्तों आप सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस और स्ट्रेटजी हम कल डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस बहुत छोटा है और आप सभी को पता भी होगा कि सिलेबस हमने कई बार ये करा दिया है। देखिए, जीएस का सिलेबस सेम वही है, कोई भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, जीएस हिंदी किसी में भी, ठीक है ना। तो ये सिलेबस जो है आपका हिंदी जीएस सभी का सेम ही है जैसा कि पहले था। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि एवं वाणिज्य। अब ये देखिए, एक चैप्टर आपको बढ़ता है, पीसीएस से अधिक होता है, कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, ठीक है ना। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो एक अलग टॉपिक हो गया आपका। जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। जनसंख्या नगरीकरण पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में ज्यादा फोकस करिएगा। 2017 में आपको ने देखा था कि 13 क्वेश्चन आ गए थे यहाँ से टॉपिक से, ठीक है ना। ये बड़ा इशू रहता है। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से 30 से 35 प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर्स पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं। सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, वो 8 से 10 क्वेश्चन आती है, जिसमें से आप 6-7 क्वेश्चन कर लेंगे, 1-2 प्रश्न नहीं करेंगे तो उसके लिए बहुत अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जिनकी रीजनिंग बहुत कमजोर है कुछ दिन देख लेंगे। यूपी स्पेशल शिक्षा संस्कृत से आपके 4 से 5 प्रश्न आते हैं, वो आएंगे ही। तो ये जीएस का रहा सिलेबस। हिंदी का सामान्य सिलेबस जो होता है ऑब्जेक्टिव वाला, सेम वही सिलेबस मेंस में भी होता है। एक पेपर 60 अंक का यहाँ भी रहेगा, 60 प्रश्न, 60 अंक, प्रत्येक 6 टॉपिक होते हैं, जिसमें से 10-10 शब्द 10 अंक के होते हैं। विलोम, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष, पर्यायवाची शब्द। अब ये मेंस में नहीं होता है, बाकी सेम वही 60 नंबर का ये होता है। उसके बाद 120 नंबर की आपकी हिंदी होती है। क्लियर है ना। कुल टोटल 200 अंकों में आपको 130 प्लस लाना होगा, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। 130, 35
डिपेंड करता है कि पेपर कैसे है। 135 से ऊपर अभी मेरिट नहीं गई है, जनरल की बात मैं कर रहा हूं, तो आप ये काम करेंगे। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो यही सेम है, इसके बारे में हम लोग कल डिटेल बात करेंगे, किस तरीके से मुख्य परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के लिए बुक लिस्ट क्या होगी, क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई भी और भी प्रश्न पूछना है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हमारे ग्रुप में जुड़ के नीचे हमारा जो है अभियान सिविल सर्विसेज आप टेलीग्राम ग्रुप, हमारा जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इन सभी को चैनल को आप ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और इस तरीके से आप सीटें बहुत ज्यादा हैं। कल शाम तक 90 दिन की पूरी स्ट्रेटजी मेरी बन चुकी है, और उसके माध्यम से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे करके मैं आपकी क्लासेस तैयारी 90 दिन 3 से 4 क्लासेस रेगुलर चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेंगे। मेरा नंबर है 8802913517, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8802913517, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये रही कंप्लीट जानकारी आज के क्लास की इस नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।